डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आज जो इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे पेपर हुआ था जीडीसी सोपोर में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे ये जो पेपर था ये 60 मार्क्स का था, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस थे और टाइम ड्यूरेशन था 1 आवर, मार्क्स 45। इसमें लिखना था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लास रोल नंबर। ठीक है, तो सब पहला जो सेक्शन था इसका वो था ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 9 इनऑर्गेनिक और 9 फिजिकल के। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज 3 प्राइमरी 1 सेकेंडरी एंड 3 टर्शरी कार्बन एटम्स। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है तो आपको मालूम होगा प्राइमरी कार्बन का मतलब ये होता है कि जिसके साथ में फर्दर 1 कार्बन अटैच होगा, ओनली 1 कार्बन। तो यानी इसका मतलब ये वाला कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन ये प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ में फर्दर यहाँ पे एक ही कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। इसी तरह से अब एक सेकेंडरी, इसमें एक ही सेकेंडरी, देखो ये वाला कार्बन क्योंकि इसमें फर्दर 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग है तो ये है सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला जो कार्बन है ये वाला, ये है टर्शरी कार्बन। तो प्राइमरी के 3 कार्बन और सेकेंडरी का 1 और टर्शरी का 1 कार्बन। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। अब इसके बाद में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी एरोमेटिक। देखो जब हम एरोमेटिसिटी देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड है क्या, साइक्लिक। उसके बाद में प्लेनर, ठीक है, प्लेनर देखते हैं। उसके बाद में कंजुगेशन देखते हैं, कंजुगेशन। अगर ये साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन रहा उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सपोज अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n प्लस 2 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो समझ लेना कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। अगर वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4n के बराबर है पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। और आपको कहना है कि इसमें एंटी एरोमेटिक कौन सा नहीं है। देखो पहले मैं दिखाता हूं, ये वाला, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, इसमें कंजुगेशन है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। सो साइक्लिक कंजुगेशन, और ये प्लेनर भी होगा क्योंकि जब कंजुगेशन आती है तो प्लेनरिटी आ ही जाती है, ठीक है। तो लेकिन रिंग छोटी होनी चाहिए, ये भी बात याद रखनी है आपको। इसी तरह से अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 2। सो इसमें n जो है वो होल नंबर तब आएगा जब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे n जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये है एरोमेटिक। और ये दोनों जो है इनमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला मोबियस रूल फॉलो करता है, ये एंटी एरोमेटिक रूल फॉलो करता है। तो दीज 2 और एंटी एरोमेटिक, ये वाला है एरोमेटिक, तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब आते हैं इस पे, ये वाला जो है, ये वाला आपको ऐसे अगर देखेंगे आप, ये वाला दिखेगा आपको एंटी एरोमेटिक, मगर जब हम इसको बनाते हैं ना तो ये एक्चुअली प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये टब शेप्ड रहता है, ठीक है। तो ये अब ये प्लेनर ही नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं है, सो इट इज नॉट एरोमेटिक। तो ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो इसका मतलब जिसने इसको टिक किया होगा या इसको टिक किया होगा उसके दोनों भी सही है, यानी उसके दोनों आंसर सही आते हैं। 2 में से 1 अगर आप टिक किए तो सही, आपका क्वेश्चन मतलब जो आंसर है वो सही है। अब इसके बाद में आता है ये वाला, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन बेंजाइन। देखो बेंजाइन को जब हम बनाते हैं ना, ये इसको इस तरह बनाते हैं, ये है बेंजाइन, ठीक। एक्चुअल में इसमें एक इस तरह का बॉन्ड रहता है, हम बनाते इसमें इसे ट्रिपल बॉन्ड या इस तरह लिखते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये वो वाला ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड। ये नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये बनता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये वाला जो बाहर का साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से बनती है। इसलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, दूसरा और तीसरा, 3 ऑर्बिटल्स, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या होता है, लोग इसको sp हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये वो वाला नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ही बनता है। तो इसमें जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
उसके बाद में आपको EZ नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड गिवन कंपाउंड लिखना है, EZ सिस्टम। ई का मतलब रहता है एंटीगैगन यानी अपोजिट, अगर मतलब बाहरी ग्रुप्स या लाइट ग्रुप्स अपोजिट साइड में रहे तो उसको कहते हैं एंटीगैगन। अगर बाहरी ग्रुप्स या लाइट ग्रुप्स एज पर CIP रूल जो आप लिखते हैं ना, वो अगर ऑन सेम साइड रहे तो वो कहलाता है जुसामन, Z। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइट, और ये जो ना अल्काइल अल्काइल, दीज आर हेवी ग्रुप्स। तो हेवी ग्रुप्स यहाँ पे सेम साइड में, तो मैं बोलूंगा ये Z है, यहाँ पे Z कन्फिग्रेशन यानी जुसामन ऑन सेम साइड। इसी तरह जब हम इस डबल बॉन्ड पे देखते हैं ना, यहाँ पे लाइट लाइट एक साइड, हेवी हेवी एक साइड, ये भी जुसामन, जुसामन मीन्स सेम साइड। तो इसमें Z आएगा, यानी दोनों ये Z है, 2 पे भी Z कन्फिग्रेशन और 4 पे भी Z कन्फिग्रेशन। बात समझ में आई, शाबाश। अब आते हैं इस पे, विच इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ए कंपाउंड टू बी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कौन सा क्राइटेरिया? देखो एंटी एरोमेटिक के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक, और फिर प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद में कंजुगेशन होना चाहिए, उसके बाद में उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें 4n+2 रह गए ना तो वो हो जाता है एरोमेटिक। तो 4n+2 रूल एरोमेटिक के लिए और 4n रूल एंटी एरोमेटिक के लिए। अब ये जो है यहाँ पे लिखा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला रूल एंटी एरोमेटिक के लिए अप्लाई नहीं होता। सो दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर, या दिस इज नॉट क्राइटेरिया फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे ये कंपाउंड दिखाया गया है, आपको कहना है कि इसका फिशर प्रोजेक्शन कौन सा है, यानी फ्लैट फार्मूला कौन सा है। जब भी आपको इस तरह का न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको पहले इक्लिप्सिड फॉर्म में लाना है। इक्लिप्सिड यानी आप ये जो है ना, ये इधर आएगा, इसको घुमाओ इधर, यहां तक लाओ इसको, ये इधर लाओ, ये जो है ना ये बिल्कुल जाएगा इस साइड में, बिल्कुल इस साइड में आएगा, अपोजिट साइड में, और ये यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में आएगा। अगर आप इसको बनाओगे ना इक्लिप्सिड फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए ये है OH, राइट, यहाँ पे H और यहाँ पे COOH, राइट। उसके बाद में ये वाला कार्बन, इसको आप 180 घुमाना है, ये वाला, इसको 180 घुमाना है। देखो ये मैंने बनाया पिछला वाला कार्बन, अब सामने वाला कार्बन जो, इसको 180 घुमाओ, तो 180 घुमाएंगे तो ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर हो जाएगा। तो मैं इसको 180 घुमाता हूँ, 180, तो यहाँ पे COH, राइट, यहाँ पे आएगा H बिल्कुल इधर, और इस साइड में आएगा OH, ठीक। उसके बाद में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे सहार्स में भी बना सकते हैं, ठीक। ये है COH, H, सॉरी, हाँ ये H है सामने वाला, ये OH है, यहाँ पे H ये वाला, और यहाँ पे OH। इसको जब आप फिर बनाओगे ना फ्लैट में कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे खड़ा कर दो, तो सिंपली जो नीचे जाते हैं नीचे, ये ऊपर और नीचे लिखो, ये दोनों ग्रुप्स, एक इधर लिखो, एक इधर, ठीक। फिर राइट साइड में जो है वो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में। जैसे इस कार्बन पे नजर डालेंगे, यहाँ पे राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H। फिर यहाँ पे राइट साइड में H, लेफ्ट साइड में OH, राइट साइड में H, लेफ्ट साइड में OH। तो ये वाला जो है मॉलिक्यूल इसके लिए फिट बैठता है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला, यहाँ पे आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का मतलब रहता है जिसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, 6 हूँ, 7 हूँ, 5 हूँ। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं कहलाता। अब कार्बीन अगर आप देखेंगे, कार्बीन कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे कार्बीन, ये है जनाब कार्बीन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोकैटायन में कार्बन और पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बनियन जब आप बनाते हैं तो कार्बनियन में क्या करते हैं आप, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, इन्हें टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन फ्री रेडिकल को 3 बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे। लेकिन देखो इसमें जो आपको ये दिख रहा है क्या हो गया, कार्बनियन।
कार्बनियन में आपको कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, वहाँ पे बराबर इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके बाद में मेटामर्स। मेटामर्स सिंपली ये पहली ही पेयर है। मेटामर्स में कैसा रहता है, सेम नंबर ऑफ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, लेकिन और सेम फंक्शनल ग्रुप्स भी रहते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें एक तरफ से चेन फंक्शनल ग्रुप की बड़ी रहती है, दूसरी तरफ से छोटी रहती है, या चेन्स जो है ना वो चेन लेंथ दोनों साइड से चेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ये है एस्टर ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन। अब यहाँ पे ये भी एस्टर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में एक ही कार्बन अटैच है। तो इन दोनों को हम कहेंगे मेटामर्स। क्या कहेंगे, मेटामर्स। उसके बाद में ये पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग कार्बियन इज मोस्ट स्टेबल। कार्बनियन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पे होगा EWG, वहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इन दोनों को छोड़ दो। अब रहता है यहाँ पे NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मेटा पोजिशन पे, यहाँ पे पैरा पोजिशन पे। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर्थो पे रहेगा या पैरा पे रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, तो आर्थो और पैरा पे उनका ज़्यादा अच्छा असर रहता है ड्यू टू जो यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह होती है। तो इसकी वजह से जो है मेटा, ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी स्टेबल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये लीस्ट स्टेबल है। सो मोस्ट स्टेबल में आता है ये वाला। क्लियर। चलो इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two atoms A and B is 2.0 then the percentage of covalent character in the molecule is। देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो है वो हम निकालते हैं, वो बराबर था 16 इंटू काई A माइनस काई B, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, प्लस 3.5 इंटू लिखते हम काई A माइनस काई B का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। ये काई A काई B क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मैं ऐसे कहूंगा 16 इंटू डेल्टा EN, ठीक, प्लस लिखेंगे हम 3.5 इंटू डेल्टा EN होल स्क्वायर, वो बराबर आएगा 16 इंटू 2 प्लस 3.5 इंटू 2 स्क्वायर, यानी 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको 46% आएगा। तो ये है 46%। कहाँ गया ये 46%, इसका सही आंसर है। सिंपल। उसके बाद में पूछना विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। देखो वाटर रहता है ऐसा बेंट मॉलिक्यूल, 2 लोन पेयर रहते हैं, यहाँ पे 104.5 का बॉन्ड एंगल रहता है। अमोनिया में रहता है 107 का बॉन्ड एंगल, मीथेन में रहता है 109 का बॉन्ड एंगल। अब BH3 जो है, ये BH3 ऐसे रहता है, BH3 HH, यानी यहाँ पे 120 का बॉन्ड एंगल रहता है, 120। तो BH3 इज राइट ऑप्शन। इसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज हैविंग सिमिलर जियोमेट्री ऑब्लिक शेप। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल ये जो है ना, यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इस तरह देखो, ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर, और साथ में अमोनिया। अमोनिया का भी स्ट्रक्चर इसी तरह रहता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक। अब देखते हैं CH4 का टेट्राहेड्रल है, NH4 पॉजिटिव का भी टेट्राहेड्रल है, तो इसका मतलब इन दोनों का सेम स्ट्रक्चर, इन दोनों का भी सेम। तो मैं बोलूंगा कि सिमिलर स्ट्रक्चर में आते हैं फिर बोथ A एंड B, ठीक। इसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ XeF4 SF4 एंड SO4। देखो सबसे पहले जीनॉन बनाते हैं। जीनॉन में लिखते हैं हम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में लिखते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखना मेरी बात। और इसके बाद में आता है सल्फर, सल्फर में लिखते हैं फिर से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो जीनान बनाता है फ्लोरीन के साथ में 4 बॉन्ड, XeF4 बनाता है, राइट, XeF4। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए,
सिग्मा बॉन्ड बन गए 1 2 3 4 और लोन पेयर से 2, तो सिग्मा प्लस लोन आता है 6 का मतलब s का 1 p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल्स यानी sp3d2। अब आता है SF4 में क्या आता है f और एक लोन पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड 4 और एक लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने आते हैं, सिग्मा 4 प्लस और एक 5 यानी s का एक ऑर्बिटल p के 3 और d का एक ऑर्बिटल। उसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, याद रखो SO4 2 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन। इसमें ऐसा रहता है डबल बॉन्ड यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, ऐसा ही रहता ना। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आते हैं, लोन पेयर तो कोई नहीं बचता, सिग्मा बॉन्ड आते हैं 4 यानी S का 1 और P के 3 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 sp3d sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो कहीं पे है क्या, sp3d2 sp3d और sp3, ये इसका यानी डी पार्ट इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीनियर अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो इसमें सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा रहता है लीनियर और I3 भी रहता है ये I3 नेगेटिव, इसमें लोन पेयर यहाँ पे रहता है, ठीक, ये भी लीनियर रहता है। तो पहली ही पेयर जो है वो लीनियर है, ये वाला। इसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनते हैं, नेगेटिव इंटरफेरेंस से, यानी जब आपका एक ऑर्बिटल पॉजिटिव साइन दिखाता है, एक वेव फंक्शन पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, यानी साई ए माइनस साई बी या साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, ये सब आते हैं एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा रहती है। अब यहां पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना फॉर एंटी बॉन्डिंग। अब यहां पे देखा बोल रहा है कि सा ए बी हैज मोर एनर्जी देन आइदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी रहती है ना वो हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा रहती है, तो ये भी सही है। उसके बाद में साई ए बी यानी एंटी बॉन्डिंग जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे साई ए माइनस साई बी, मैंने ये कहा ना नेगेटिव इंटरफेरेंस, ये भी सही है। साई ए बी स्क्वायर बता रहा है साई ए प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, तो ये भी इसमें सही आता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी के लिए 2 क्राइटेरिया मेन है, एक तो लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, यानी सॉल्वेंट उसके साथ में अच्छी तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो ये जो है ना ये यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स मौजूद हैं, तो मैं कहूँगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि लैटिस एनर्जी साइज कितना कम है और चार्ज कितना ज़्यादा है, बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा है, समझ में आया ना। तो वो यहाँ पे आता है क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, O पे 2 नेगेटिव, तो इनके बीच में जो लैटिस एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो MgO इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये टेबल दिया गया था, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो इसका मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अमोनिया आपको मालूम है कि ये है, अमोनिया जो रहता है ये पिरामिडल शेप रहता है ना, हो गया खत्म। उसके बाद में BH3 जो है वो रहता है ट्राइगोनल प्लेनल, लेकिन BH4 जो वो रहेगा टेट्राहेड्रल, तो इसको मिलाते हैं इससे थर्ड से, ठीक है। उसके बाद में रहता है CO3 कार्बोनेट ऐसा है, कार्बोनेट आयन, ये रहता है ट्राइगोनल और प्लेनर रहता है। तो CO3 को मिला दो ट्राइगोनल प्लेनर से यहाँ पे, अब बचता है यहाँ पे कौन सा ICl4, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, फिर हो गया खलास। अब देखो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन आएगा आपको, यानी ए के साथ में कौन मैच करता है, ए के साथ में 2 मैच करता है, और बी के साथ में मैच कौन करता है, बी के साथ में 4 मैच करता है, और सी के साथ में 1 मैच करता है, और डी के साथ में 3 मैच करता है, यानी इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही है,
ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहां से शुरू होता है फिजिकल का। ये पूछ रहा है कि एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इफ। ये पूछ रहा है कि लिक्विफाई कब हो सकता है ये। तो इसके लिए क्या जरूरी है? लिक्विफाई करने के लिए जरूरी है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए और क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यानी बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड अबो क्रिटिकल प्रेशर। तो याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर TC यानी टेम्परेचर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। तो ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन इसका सही आता है। क्लियर। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए को समझो ये अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट। ये जितना ज्यादा होगा उतना गैस को लिक्विफाई करना इजी होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं किसके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, तो अमोनिया और मीथेन वो दिया 1.3, 1.39, 4.17 और 2.25। अब 4.17 सबसे ज्यादा है और ये किसके लिए है? ये अमोनिया के लिए, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दिखा रहा है। अब जिसका ये ज्यादा होगा तो वो इजीली लिक्विफाई होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें ज्यादा होंगे। तो अमोनिया इज इजी टू लिक्विफाई। उसके बाद में पूछ रहा है कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस है, उसके लिए पूछ रहा है कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होगा। तो सिंपली 0 है। ठीक। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए पॉजिटिव रहता है जनरली। ठीक। उसके बाद में इन्वर्जन टेम्परेचर TI फॉर ए गैस। हमने पढ़ा था एक रिलेशन बिटवीन इन्वर्जन टेम्परेचर एंड वॉन डर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में पढ़ा था रिलेशन। तो उससे हमें मिला था ये 2A यानी TI इज इक्वल 2A बाय RB, ये वाला। ठीक। द वॉन डर वाल्स इक्वेशन, वॉन डर वाल्स जो है रियल गैस के लिए अप्लाई करते हैं। इटसेल्फ, अच्छा, रिड्यूसेस इटसेल्फ टू आइडियल गैस इक्वेशन एट। आइडियल गैस के लिए कब फिट होगी ये? जब हम प्रेशर करेंगे लो और टेम्परेचर करेंगे हाई, यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हम पढ़ते थे ना LPHT, ये यहाँ पे वॉन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन की जैसी हो जाती है। यहाँ मैं सिंपली कहूँगा कि गैसेस जो है ना वो बिहेव करने लगते हैं आइडियल गैसेस की तरह। तो इसके लिए कौन सा है? लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये वाला C वाला ऑप्शन। इसके बाद में इसने एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। याद रखना, कोई भी वेलोसिटी हो, रूट मीन, एवरेज या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटीज रहती है दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। अब इन मॉलिक्यूल्स में सबसे कम मॉलिक्यूलर मास आता है इसका, तो इसकी हर एक वेलोसिटी ज्यादा होगी, चाहे रूट मीन स्क्वायर हो, एवरेज हो या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है। हाउ विल द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर। विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी विल डिक्रीज। लेकिन गैसेस में इंक्रीज होती है, तो लिक्विड्स में विस्कोसिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद में रिड्यूस्ड वॉल्यूम पूछ रहा है। रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या है? हम कहते हैं सिंपली मोलर वॉल्यूम बाय क्रिटिकल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बाय क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड वॉल्यूम, यानी फाई लिखते हैं हम इसको। तो ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ गैस। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय क्रिटिकल वॉल्यूम को आप देखो, ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम। उसके बाद में टेकिंग यूजुअल मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन में क्या लिखते हैं हम? PV इज इक्वल टू 1/3 mNc², रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोलर मास, और n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट।
इसके बराबर लिखते हैं ना, तो वो यहाँ पे कौन सा आता है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में ये डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे दिखाना आपको कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो सिंपल सी बात है, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या करते हैं, हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए ये हाइड्राइड यहाँ से जाएगा, इधर आएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा इस तरह, इधर यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ पे जाएगा ये हाइड्रोजन, यानी यहाँ का डबल बॉन्ड जो खत्म हो, ये बन गया इनॉल, यही कीटो फॉर्म। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन नजदीक, ये और ये, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ इस साइड से बनेगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी ये बनाएगा इस तरह। ये है, ये डबल बॉन्ड O था पहले, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर, हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये चला गया इधर, और ये डबल बॉन्ड आ गया इधर, राइट। उसके बाद में यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये हाइड्राइड अपनी 1-3 पे होता ना, देखो 1, 2 और 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर, यानी हाइड्राइड इधर, डबल बॉन्ड इधर, इस तरह से हाइड्राइड इधर, डबल बॉन्ड इधर, हाइड्राइड इधर, डबल बॉन्ड इधर। क्लियर? तो इससे क्या बनेगा, हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, N, ठीक, और यहाँ पे N, इसमें आएगा डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें आएगा H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा H। ये कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा था कि साहॉर्स इनटू न्यूमैन इनटू फिशर प्रोजेक्शन। साहॉर्स को पहले क्या करना है, न्यूमैन में कन्वर्ट। ये सिंपल सी बात है, ये पिछला वाला कार्बन जो ये बनाएंगे हम बड़ा, ठीक, यहाँ पे CHO है सबसे ऊपर, और इसका H इधर आता है, नीचे डाउनवर्ड्स जाता है, यहाँ पे OH आता है, OH, ठीक। इस साइड से क्या बनाएंगे, इस साइड फ्रंट कार्बन बनाएंगे हम डॉट से, ये फ्रंट कार्बन, और यहाँ पे CH2OH, राइट, बन गया इसका, और यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा OH, ये ऊपर जा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद में इसको 180 रोटेट कराओ, 180। मान लो मैंने इसको ऐसे रख दिया, पिछले वाले को कर दिया रोटेट, इस पिछले वाले कार्बन को, फ्रंट वाले कार्बन को ऐसे रहने दिया, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इस तरह से OH, राइट, H, CH2OH, राइट। अब इसको रोटेट करो बिल्कुल 180 पे, ये हाइड्रोजन इस साइड में जाएगा, ठीक है ना, यानी ये हाइड्रोजन इधर, और ये वाला इधर, ठीक, ये वाला CHO इधर नीचे आ जाएगा, CHO इधर, राइट, और ये वाला OH जाएगा इस OH के पास में, ये OH इधर, OH। अब उसके बाद में इसको करो कन्वर्ट किसमें, फ्लैट फार्मूला। सिंपल सी बात है, ऐसे ही करना है। हमें क्या बनाना है, एक लाइन बनाएंगे, यानी ये जो इन दोनों कार्बन को बीच में जोड़ती है ये वाली लाइन, हम बनाएंगे एक लाइन जो नीचे जा रहे हैं ग्रुप्स, जैसे पीछे जा रहा है CHO है ना ये, और यहाँ से CH2OH, ये नीचे जा रहे हैं। अब जो राइट को जा रहा तो राइट की तरफ लिखेंगे, और लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ। पहले पिछले वाले कार्बन का देखो, यहाँ पे OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में, फिर फ्रंट वाले कार्बन का OH राइट साइड में, और फिर ये लेफ्ट साइड में, तो बन गया। कोई खास बात नहीं है, बस बहुत आसान सा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से लोग डरते हैं, लेकिन सिर्फ दिमाग लगाने का काम है, बहुत आसानी। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में BeF मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड SnF2 इज बेंट। देखो BeF जो है, यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं जो इसको बेंड करेगा, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा और ये लीनियर बनेगा। लेकिन SN2 जो है, SN2 में क्या होता है, टिन पे रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से 2 बनाते हैं बॉन्ड फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ में, और बाकी जो दो है वो बनाते 2 लोन पेयर्स। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बेंड हो जाता है। सो बेंडिंग जो है लोन पेयर्स की वजह से होती है, ये बात याद रखना।
यहाँ पे क्वेश्चन है सिल्वर हैलाइड्स आर स्पारिंगली soluble in water than alkali metal halides though the lattice energy of these compounds is almost same. Justify the statement on the basis of Fajon's rule. Fajon's rule वहीं से दिया इसने, है ना। देखो हमारे पास में सिल्वर हैलाइड AgX और सपोज एल्कली मेटल हैलाइड है MX। अगर इनकी लेटेस्ट एनर्जी सेम भी होगी तो भी फर्क पड़ता है। देखो फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है पोलराइजिंग पावर से। अब ये जो है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसमें Ag में अगर हम देखेंगे इसमें अंदर जो है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है इसके आयन में, जबकि इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। या मैं सिंपली कहूँगा यहाँ पे जो Z इफेक्टिव है, Z इफेक्टिव वो ज़्यादा रहता है, यहाँ पे Z इफेक्टिव कम है, Z इफेक्टिव कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज का पुल हैलाइड्स पे रहेगा, ये हैलाइड आयन है और यहाँ पे हमने लिया सिल्वर, तो ये इसको ज़्यादा पोलराइज करेगा अपनी तरफ। पोलराइज मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर लाएगा, CC कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सिल्वर हैलाइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होती है, यानी एनायन की डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे पोलराइजेशन कम होती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम। इसीलिए जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन। ये बहुत ही आसान है, इसमें क्या लिखना था? सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन मीन सिंपली टेंशन ऑन सरफेस। ठीक है, यानी या मैं कह सकता हूँ टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम पॉसिबल सरफेस, ये भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा लिखना था कि ये इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस लिखना था, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इनवर्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ मीन्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, इनवर्ड फोर्स जो अंदर की तरफ यहाँ पे खींचा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये लिखना था। उसके बाद में इसका सिंबल दिखाना था, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ लिखना था। इसका आपको यूनिट मिल जाता है डायन्स पर मीटर, सॉरी पर सेंटीमीटर, या फिर आप न्यूटन्स पर मीटर लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सरफेस टेंशन का थोड़ा सा ही बताना था, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं था। और अगर आप यूनिट भी लिखते तो यूनिट आता है इसका न्यूटन पर मीटर या आता आपको डायन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। क्लियर? तो ये होता सरफेस टेंशन। उसके बाद में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z को हम लिखते हैं PV डिवाइड बाय RTB, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप V रियल डिवाइड बाय V आइडियल। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं आप। तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय V कैलकुलेटेड, जो आप आइडियल गैस से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप इसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ थ्योरेटिकल वैल्यू दैट मेजर्स डिविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये भी लिख सकते थे आप। इसमें नीचे थोड़ा सा लिखना था, बस ये इतना, इससे हो जाता। और दूसरी बात, आपको इससे डिविएशन दिखती, यानी अगर Z1 के बराबर है, Z1 तो गैस आइडियल है। ठीक, और अगर Z1 के बराबर नहीं है तो गैस जो है ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल, यानी इट इज शोइंग सम डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। अब डिविएशन किस तरह की होती है वो भी आपको पता चल जाता है। अगर Z ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा है, तभी तो Z ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। अगर Z लेस देन 1 आ रहा था तो इसका मतलब आइडियल वॉल्यूम ज़्यादा था, रियल वॉल्यूम कम, तो इसका मतलब आइडियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो रही है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि गैस को लिक्विफाई करना ईजी है कि डिफ़िकल्ट है, फोर्सेस अब अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है इससे। ठीक है,
तो अगर आप इतना भी लिखते तो काफ़ी था, क्योंकि आपको सिंपल व्हाट इज़ ये लिखना था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और इसकी थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस लिखनी थी। तो ये 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। तो फिलहाल आपने जितना किया उतना भी काफ़ी है। अगर आपने इतना कुछ लिखा है तो मैं समझता हूँ कि आपने अच्छा पेपर किया है। तो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।